हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट 4 क्लासों से हम लोग जो है एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज पर जो है आपके पास नेक्स्ट फाइल लेकर आए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन में आते हैं। फॉर द पी पोल सिंक्रोनस जनरेटर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इक्वल टू डैश मैकेनिकल, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बीच में आपके पास रिलेशन पूछा गया है। तो आपके पास इसमें रिलेशन में होता है आपके पास कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू आपके पास होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री और डिवाइडेड इनटू P/2 थीटा मैकेनिकल, और P जो है नंबर ऑफ पोल होता है। अब इसमें पूछा गया, बताया गया कि 180 डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल है, आपको मैकेनिकल डिग्री बताना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, P/2 आपके पास थीटा मैकेनिकल हो जाएगा। तो थीटा मैकेनिकल की जो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय आपके पास P हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आते हैं। इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय आपके पास अपरेंट पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का आपके पास जो है टर्म्स क्या होता है, तो रिएक्टिव पावर जो है अपरेंट पावर के टर्म्स में एस जो है आपके पास साइन फाई होता है। उसी तरीके से यदि एक्टिव पावर के देखा जाए तो आपके पास अपरेंट पावर के टर्म्स में एस कॉस फाई हो जाता है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेशियो क्या होगा। तो आपके पास रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो है ये आपके पास साइन फाई के टर्म्स में होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वी नॉट डिवाइडेड बाय आई। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो है यहाँ पर जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ओम दिया है, ये आपके पास 2 ओम दिया हुआ है। तो इसमें हमको V नॉट पहले निकालना है। तो इसका V नॉट आप कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल से। 12 वोल्ट आपके पास सप्लाई दिया है, किसके अक्रॉस निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस निकालना है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इस पूरे सर्किट में आपकी करंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो I की जो वैल्यू है, वोल्टेज आपके पास कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास जो है 6, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट मतलब V नॉट डिवाइडेड बाय आपके पास I हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मर सर्किट if the turns ratio is 3:1 then the power transform to the load। यहाँ पर जो है कितना पावर ट्रांसफॉर्म होगा इसके बारे में बोला गया है। देखिए इस सर्किट में आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 900 ओम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके पास 100 ओम है। तो इस केस में पूछा गया है कि इस सर्किट में पावर ट्रांसफर कितना होगा। ये एक्चुअल में आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस है। तो यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में इस तरीके से आपके पास रेजिस्टेंस दिया होता है, उसको सेकेंडरी साइड में आपके पास शिफ्ट करने के लिए हम लोग टर्न्स रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास टर्न्स रेशियो कितना हो जाएगा, 900 इंटू आपके पास जिस साइड आप लिखे हो आपके पास 1 और उसका आपके पास सेकेंडरी का जो प्राइमरी का आपके पास इंडक्टेंस होता है, सॉरी आपके पास टर्न्स रेशियो होता है 3, इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 ओम हो जाएगा। ठीक, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 100 ओम हो गया। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपके पास क्या बोलता है, यदि किसी सर्किट में आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस और आपके पास लोड रेजिस्टेंस, इन दोनों का आपके पास रेजिस्टेंस या दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो तो इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following does the given symbol represent? मतलब इस डायोड को दिखाकर बोला गया है कि एक प्रकार का ये डायोड से रिलेटेड सिंबल है, तो ये किसका है। ठीक है, तो इस तरीके से का जो सिंबल है ये आपके पास डायक का सिंबल है, समझ में है। अगर इसी में जो है आपके पास सिंबल कुछ इस तरीके से अगर बनता है, ये इस तरीके से आपके पास है, लेकिन यहाँ पर एक टर्मिनल निकला हुआ है, तो ये आपके पास एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड टर्मिनल हो गया और ये गेट टर्मिनल हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा ट्रायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ट्रैक। अगर यहीं पर ही यदि यहीं पर ही इस तरीके से अगर इस डायग्राम में अगर इस तरीके से यहाँ पर अगर सर्किट डायग्राम में यहाँ पर एक और टर्मिनल होता तो ये क्या बन जाता, ट्रैक बन जाता, डी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन केवल आपके पास इस तरीके से दिया है तो आपके पास ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फॉर द लैप वाइंडिंग डीसी मशीन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पोल। ये आपके पास नंबर ऑफ पोल है ना
ये आपके पास जो है नंबर ऑफ पोल है, ये नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रशेस। तो ध्यान दीजिएगा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, डीसी मशीन की दो प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या जो है ब्रश की संख्या के बराबर होगी, और यहाँ पर भी ब्रश की संख्या आपके पास 2 होती है। तो इसमें बोला गया है कि लैप वाइंडिंग में आपके पास नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ब्रशेस की संख्या कितनी, तो नंबर ऑफ पोल की संख्या और नंबर ऑफ ब्रश की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। तो इस तरीके से इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल, अच्छा आपको ट्रुथ टेबल दे दिए गए हैं और इसमें आपको पहचानना है कि आपके पास कौन सा गेट है। ठीक है दोस्त, तो जैसे अपन एंड गेट में देखते हैं, तो एंड गेट में आपके पास दोनों टर्मिनल का जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं इसको 0 इंटू 0 अगर मैं करता हूं तो आपके पास 0 आना चाहिए, तो आपके पास 0 इंटू 0 करूंगा तो लेकिन 1 आ रहा है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन तो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, नॉर गेट में अब देखते हैं, तो नॉर गेट के केस में आपके पास क्या होता है, आपके पास a प्लस बी पूरे का आपके पास बार होता है। अगर और गेट होता तो a प्लस बी होता, नॉर है तो a प्लस बी। तो इसमें देखते हैं, अगर इसमें चेक करते हैं 0 प्लस 0 0 होगा, तो 0 का इनवर्स 1, तो ये आपके पास इसमें सही है। 0 का इसका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 0, ये भी आपके पास सही है। 1 प्लस 0, तो इन दोनों का अपन जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का अपोजिट 0, ये भी आपके पास सही है। 1 प्लस 1 1 होगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर गेट आ जाएगा। ठीक है, या उसके बाद इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास सही हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, और गेट का आपके पास ट्रूथ टेबल में जो आपके पास बूलियन अलजेब्रा होता है a प्लस बी होता है, और नैंड गेट के लिए आपके पास होता है a इंटू बी पूरे का आपके पास बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पावर फैक्टर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ध्यान दीजिएगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है 0, और साथ ही साथ यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तब भी आपके पास पावर फैक्टर 0 होता, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है आपके पास 1 होता है। तो इस तरीके से इसका पावर फैक्टर 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। आपको इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। देखिए, इस सर्किट में जब कभी भी रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस दिया हो, तो उसके लिए पावर फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला होता है आपके पास R डिवाइडेड बाय Z, और Z जो है इंपीडेंस होता है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस R हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस आपके पास XC का स्क्वायर। ठीक है, तो R की वैल्यू इतने पास कितना दिया है, 30 ओम, और यहाँ पर कितना है, 30 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर जो है 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, और ये आपके पास हो जाएगा आपके पास 900, और ये हो जाएगा आपके पास 1600। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 2500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 30 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है 50, तो हो जाएगा हाँ, ये आपके पास 50, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.6। तो इस तरीके से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी द गिवन सर्किट डायग्राम, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू 10 एम्पियर, I3 इक्वल टू 4 एम्पियर, I4 5 एम्पियर, देन I5 -1। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको I जो है I5 निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। देखिए भाई, I1 का डायरेक्शन इस साइड है ना, ध्यान दीजिएगा, ये I1 का आपके पास डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, उसी तरीके से I2 का भी डायरेक्शन आपके पास इस साइड है। यहाँ पे I3, I4 और I5 ये आउटगोइंग है। तो इस पॉइंट पर यदि आप KCL लगाओगे तो आपके पास जितने भी इनकमिंग करंट होते हैं, तो इनकमिंग करंट का जो है आपके पास I1 प्लस I2 का जो टोटल योग है वो आपके पास I3 प्लस आपके पास I4 प्लस I5 के समेशन के बराबर होगा। तो I1 और I2 की वैल्यू कितना, 2 प्लस 10 हो जाएगा, 2 प्लस आपके पास 10 हो जाएगा, और I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 4 एम्पियर, और I4 का आपके पास 5 एम्पियर है, प्लस आपके पास I5 इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास I5 की वैल्यू कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 और 2 आपके पास 12, और ये हो जाएगा 9, तो 12 में 9 की आपके पास कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर आएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे I5 माइनस I1 निकालने के लिए बोला गया है। 3 एम्पियर ये है, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो 3 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।